फिर से लली मामी की गुहार लगी। घर के लोग एक के बाद एक करके कभी गाना गाते और कभी डांस करने आ रहे थे। 8 साल की कन्या से लेकर 60 साल की बुआ तक सब जोश में थे। अचानक ही लली मामी स्टेज पर प्रकट हुई। झूम झूम के वह कजरारे कजरारे तेरे काले नैना पर डांस कर रही थी। उनके नृत्य में बला की फुर्ती थी। तो आज मैं स्मिता माथुर, मैं आज आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है ललिता। और ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है जिससे सबको प्रेरणा मिलेगी। आशा है आपको ये कहानी आपके मन को छू जाएगी, दिल को आपके छू जाएगी और आप हो सकता है कि आपको भी अपने आसपास की कोई ऐसी लड़की या ऐसा कोई व्यक्तित्व याद आ जाए जैसी इस कहानी की नायिका है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी ललिता। फिर से पुकार लगी थी लली मामी की। लेडी संगीत चल रहा था। चारों ओर गीत, संगीत और डीजे की मधुर स्वर लहरियाँ। फूलों की सुगंध और फूलों सी नाजुक दुल्हनियाँ। बड़ा सा स्विच लगाकर वह टाइट लहंगे में बन्नी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। दोनों हाथों में मेहंदी रचाए और लहंगे को अपने नाजुक हाथों से थामे वह शर्माती हुई घूम रही थी। फिर से लली मामी की गुहार लगी। घर के लोग एक के बाद एक करके कभी गाना गाते और कभी डांस करने आ रहे थे। 8 साल की कन्या से लेकर 60 साल की बुआ तक सब जोश में थे। अचानक ही लली मामी स्टेज पर प्रकट हुई। झूम झूम के वह कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना पर डांस कर रही थी। उनके नृत्य में बला की फुर्ती थी। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि उनके कुर्ते की एक बाह सिर्फ लटक रही थी, उसमें हाथ नहीं था। एक हाथ को नचा नचा कर ही वह डांस कर रही थी। मैं स्तब्ध रह गई थी। ऐसा सुंदर रंग रूप और नियति का ऐसा क्रूर मजाक। हर समय हंसती मुस्कुराती रहने वाली लली मामी हर फंक्शन पर ड्रेस बदल कर आ जाती। तेल मड़े के समय वह अपनी मधुर आवाज़ में बन्नी गा रही थी और शाम को लहंगा पहनकर अपने एकमात्र हाथ से फूल लेकर बारातियों का स्वागत कर रही थी। मैंने धीरे से उनके परिवार की एक महिला से पूछा, लली मामी के साथ ऐसा कैसे हुआ? बहुत ही सेंसिटिव था तो बहुत धीरे से पूछा। उन्होंने बताया कि जब वह 7 साल की बच्ची थी, स्कूल बस में हाथ बाहर निकाल कर बैठी थी। मुस्कुराते हुए वह अपनी किसी सहेली को बाय कर रही थी। तभी अनहोनी घट गई। बगल से गुजरता तेज रफ्तार ट्रक उस नासमझ नाजुक बच्ची का हाथ भी अपने साथ ले गया। तेज चीख मारकर लली बेहोश हो गई। रक्त की तेज धार से उसके कपड़े लहूलुहान हो गए थे। सब सन्नाटे में रह गए थे। बस का बूढ़ा ड्राइवर बस को लगभग भगाते हुए ही सिविल अस्पताल ले गया था। सहाय साहब की सारी अफसरी और लाखों रुपए भी उस नन्ही सी जान के हाथ को नहीं बचा पाए थे। बाद में उस बच्ची का शत विशत हाथ पेड़ के किनारे पड़ा मिल गया था। लेकिन तब मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि कटे हुए अंग को जोड़ा जा सके। पूरे घर में कोहराम मच गया था। फूल सी इकलौती बच्ची के साथ ये दुर्घटना, विधि का ऐसा क्रूर विधान। लली सहाय साहब की इकलौती दुहिता थी, नाजो पली। समस्त सुख सुविधाओं से युक्त घर और पढ़ने में सदा अव्वल आने वाली लली।
हे ईश्वर, दाहिने हाथ के बिना बच्ची कैसे अपना जीवन गुजारेगी। लेकिन गजब की धैर्यवान लड़की थी वह। होश आने पर रोती हुई माँ को वह धीरज बंधाती। माता पिता भी बड़े जिगर वाले बने रहे, बड़े धैर्यवान बने रहे। और चारा भी क्या था। जख्म भरने पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लली को एक ही हाथ से सब काम करने की प्रेरणा दी और वह बच्ची भी धीरे धीरे अपने एक हाथ से ही सारे काम करने लगी। पेन को बाएं हाथ से पकड़कर वह आड़े तिरछे अक्षर लिखने की कोशिश करती। शुरू में माँ के हाथ के सहारे से, बाद में खुद ही अपने कपड़े भी पहनने लगी। जूतों की लेस बांधने से लेकर हर काम वह अपने हाथ से करने की कोशिश करती। पता नहीं उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। टूटे हुए सहाय साहब और मम्मी उसको पूरा साथ देते रहे। डैडी मम्मी दोनों उसको साथ देते रहे। ईश्वर जब त्रासदी देता है तो उसको सहन करने की शक्ति भी देता है। कोई लली को बेचारी अपाहिज कह देता तो नाराज हो जाती। अपने दाहिने पैर की उंगलियों को ही लली ने अपना दाहिना हाथ बना लिया था। बहुत से काम वह दाहिने पैर से ही करती। सुबह 5 बजे उठकर वह धीरे धीरे तैयार होती और समय से स्कूल पहुंचती। स्कूल बस छुड़वाकर सहाय साहब ने लली के लिए एक ड्राइवर रख दिया जो उसे रोज स्कूल छोड़कर आता था। मम्मी ने भी उसे संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संगीत के गुरुजी घर सिखाने आते और नृत्य की शिक्षा भातखंडे महाविद्यालय में मिलती। अपनी बेटी किसी से कम रहे ये वो नहीं चाहते थे। किशोर अवस्था प्राप्त करती लली बेल जैसी लंबी होती चली गई थी। भोला गुलाबी मुखड़ा और फूल जैसा नाजुक तन, सुतवा नाक और बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर एक अलग लावण्य उत्पन्न कर देती थी। छलांगे मारते हुए ही उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। एमएससी फाइनल ईयर में ही उसको शहर के जाने माने नेशनल अस्पताल में डाइटिशियन की नौकरी भी मिल गई थी। अपनी इस मेधावी बेटे के चमत्कारी विकास से माता पिता संतुष्ट लेकिन बड़े चिंतित थे। युवा हो रही उनके इस सर्वगुण संपन्न और रूपवती पर शारीरिक दिव्यांगता से युक्त बेटी से कौन विवाह करेगा। अपने समाज में बस एक ही चीज़ रहती, लड़कियों की शादी कर दो कैसे भी। कितना भी हो, लेकिन आज भी समाज में कौन से माता पिता अपने कमाऊ पूत के लिए एक अधूरी लड़की, एक हाथ वाली बहू लाना चाहेंगे। लली इन सब बातों से बेखबर अपने कार्य क्षेत्र में रमी हुई थी। मरीजों की सेवा करने में उसे अद्भुत आनंद आता। उनके दुख में वह अपनी अपूर्णता को भूल जाती थी। एक दिन उनकी दूर की मौसी ने एक रिश्ता सुझाया। लड़का गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है, लेकिन अपने शरीर से वह भी मात खाया हुआ है। जन्म से उसके शरीर पर, उसकी पीठ पर एक कुबड़ है। कुबड़ मीन्स कई लोगों के आपने देखा होगा कि पीठ जो है सिर्फ बीच में से ऊपर की ओर उठी रहती है, जिससे वो सीधे नहीं खड़े हो पाते। और इस कुबड़ के चलते इस प्रतिभाशाली लड़के को कौन बड़े जतन से पाली पोसी अपनी लाडली बेटी का हाथ थमाता। विपरीत परिस्थितियों में बड़ा होने पर भी इंसान में एक अद्भुत आत्मविश्वास बचपन से ही आ जाता है। हल्का सांवला रंग होने पर भी प्रदीप का चेहरा एक तेज से चमकता रहता। किताबों में डूबे रहने की उसकी आदत थी। आसपास की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था। माता पिता ने उसके सुंदर सुशील भाई बहनों के साथ
बड़ी अच्छी परवरिश दी और भाई बहनों ने भी बचपन से ही उसे असीम प्रेम दिया था। प्रीति दीदी तो जैसे उस पर जान छिड़कती थी और सदा उसका मनोबल बढ़ाती थी। स्कूल में कभी बच्चों ने चिढ़ाने की कोशिश भी की तो हमेशा अव्वल आने वाले छात्र को शिक्षकों ने संरक्षण दिया। कुछ लोग तो स्कूल में ऐसे होते हैं जो बच्चे जिनको आज की डेट में दिव्यांग बोलते हैं, उनकी हमेशा मदद करते हैं। संजीव जब पहली बार लली को देखने गया तो उसके अद्भुत सौंदर्य पर मर मिटा। सलीके से बंधी साड़ी और लंबी चोटी को देखकर कौन कहेगा कि वह अधूरी है। कंधे से ढके पल्ले ने उसकी एक बाह की गुमशुदगी को खूबसूरती से छुपाया हुआ था। हालांकि संजीव और उसके परिवार वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनको धोखे में नहीं रखा था, उनको बता दिया था। शायद देवी माँ ने ही इन दोनों की जोड़ी बनाई थी। संजीव ने देखते से ही हाँ कर दी थी। किसी का शरीर ही सब कुछ नहीं होता, उसमें बसी आत्मा उस आत्मा को स्वतः पहचान लेती है जिससे उसका जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। लाल साड़ी में सजी लली संजीव की दुल्हन बनकर आ गई। अपने अपूर्व समर्पण व प्रेम से उसने पति के मन पर अधिकार कर लिया था। अपनी मीठी बोली और हंसमुख स्वभाव से वह शीघ्र सासू माँ की चहेती बहू और नंदों की प्यारी भाभी बन गई थी। आगे की जिंदगी दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करके निकाली। संजीव लली का दूसरा हाथ बन गया और लली उसकी रीढ़ की हड्डी। एक दूसरे के प्यार में डूबे सभी तरह की कठिनाइयों को वे धैर्य से सामना करते हुए पार करते चले गए थे। और सबसे आश्चर्य तब हुआ जब लली ने एक पूर्णतः स्वस्थ चांद से बेटे को जन्म देकर अपना आंचल और सासू माँ का आंगन खुशियों से भर दिया। बहुत ही खुशी की घड़ी थी। उसके नन्हे नन्हे दोनों हाथ और रीढ़ की सीधी हड्डी देखकर जैसे उनके जीवन भर की तपस्या पूरी हो गई थी। अपने एक हाथ और सासू माँ की मदद से लली बड़े जतन से बच्चों को पालती। वह एक हाथ से फटाफट आटा गूंथती और रोटी बेलकर बच्चे का टिफिन बनाती। अब उसका वह सुंदर बच्चा 10 साल से ऊपर का हो गया है और झूम झूम कर मम्मा के साथ डांस कर रहा है। धन्य है ऐसी वीरांगना, धन्य है। तो बस ये कहानी भी मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक तुम्हारी कहानी से ली गई है और आशा है कि आपने भी अपने जीवन में अवश्य ही ऐसे लोग देखे होंगे जो शारीरिक रूप से पूर्ण ना होते हुए भी जीवन में बहुत कुछ करते हैं और जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, जिससे वो कभी भी खुद को अब किसी और से नीचा या हीन नहीं समझते हैं और अपनी विल पावर से लाइफ में बहुत कुछ गेन कर लेते हैं। आपने स्वयं देखा हो या आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो या मैगजीन्स में पढ़ा हो, तो बस ऐसे लोग हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं। चलिए, ओके बाय। और मैं स्मिता माथुर और ऐसे ही आप लोग के लिए हर सैटरडे को नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी और आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करिए और अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपको अच्छी लगे मेरी कहानियाँ और मेरे अनुभव तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।